हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के 16 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फी वहाँ पे आपको 350 रुपये देने होंगे, यानी 350 में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो सिलॉक्स से है और इस पूरे टॉपिक के थ्योरी को बहुत ही अच्छी तरीके से हमने बताया है। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम छोड़ देंगे। उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा ताकि जब भी आप इस टॉपिक के क्वेश्चन को सोल्व करें तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत ना हो। तो आइए सोल्व करते हैं। इस टॉपिक के क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना होता है, जो मेथड हम लोग यूज करते हैं उसमें कि कथन के हिसाब से हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं और उस वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या बोला है, सभी बटन गुलाबी है। जो भी बटन है उसे हमें क्या बनाना है, गुलाबी। तो यह आपका बटन का वेन डायग्राम हो गया। और जो भी बटन है उसे बनाना है गुलाबी, तो बटन के ऊपर से आपका रहेगा गुलाबी। ठीक है, इसका मतलब है कि जो भी बटन है सबका सब क्या हो चुका है, आपका गुलाबी। अब दूसरे लाइन में चलिए, कुछ गुलाबी काले हैं। अब गुलाबी का कुछ हिस्सा काला है तो हम गुलाबी का कुछ पार्ट किसके साथ कॉमन करेंगे, गुलाबी का कुछ पार्ट काला के साथ कॉमन करेंगे। आगे बोला है, इस लाइन का भी काम हो गया, कुछ काले घंटी हैं। अब काला का कुछ हिस्सा जो है वह क्या है, घंटी है। काला का कुछ पार्ट आपका क्या है, घंटी है। ठीक है, तीसरे लाइन का भी काम कर लिए। और सभी घंटी सफ़ेद है। जो भी घंटी है ना, घंटी का जो भी पार्ट है सब क्या है, सफ़ेद है। जो भी घंटी है सबका सब आपका सफ़ेद है, तो घंटी के ऊपर से क्या जाएगा, आपका सफ़ेद जाएगा। ये आपका वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया। किसके बेसिस पर, कथन के बेसिस पर। तो कथन के बेसिस पर हम लोग इस तरीके से वेन डायग्राम बनाएंगे और फिर आगे वेन डायग्राम के आधार पे हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से जो सिलॉक्स टॉपिक हमने पढ़ाया है उसमें बताया है कि कैसे आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, कुछ वाले का, कैसे सभी वाले का वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, कैसे कोई नहीं वाले का ड्रॉ करना है और फिर उसके बेसिस पर निष्कर्ष आपको कैसे निकालना है। तो जरूर देखिएगा उस वीडियो को भी। अब निष्कर्ष निकालते हैं। अब इसके बेसिस पर, इसके आधार पे, कथन के आधार पे हम लोग वेन डायग्राम बना लिए। अब निष्कर्ष निकालते हैं। पहला देखिए, निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होगा, जो 100% सही होगा वही निष्कर्ष होगा। तो पहला निष्कर्ष देखिए, कुछ काले सफ़ेद हैं। देखो तो क्या कुछ काला का हिस्सा सफ़ेद के साथ है, तो काला है और काला का कुछ हिस्सा सफ़ेद है। यह निष्कर्ष बिल्कुल सही है। देखिए काला का कुछ हिस्सा, यही तो काला है ना, यही आपका वेन डायग्राम किसका है, काला। और काला का कुछ हिस्सा देख लीजिए किसके साथ कॉमन है, सफ़ेद के साथ। तो यहाँ तो वही बोला है कि कुछ काले सफ़ेद है, तो यह बिल्कुल सही। तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही। दूसरे में आइए, कुछ घंटी गुलाबी है। कुछ घंटी गुलाबी। अब देखिए घंटी का दायरा यहीं तक है, गुलाबी इधर है, घंटी और गुलाबी में कोई संबंध नहीं है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। कुछ गुलाबी बटन है। कुछ गुलाबी क्या है, बटन है। यह पूरा हिस्सा गुलाबी का है, इसका कुछ भाग बटन है, यह भी बिल्कुल सही है। क्या बोला है, कुछ गुलाबी बटन, तो यह पूरा गुलाबी है, इसका कुछ भाग तो बटन है। ठीक है, तो यह बिल्कुल सही है। चौथा, कोई भी बटन सफ़ेद नहीं है। कोई भी बटन सफ़ेद नहीं है। बटन यहाँ है, सफ़ेद यहाँ है। बटन और सफ़ेद में कोई स्पष्ट रिलेशन नहीं है। तो दो चीज़ें अगर अलग अलग आए, इसका मतलब यह है कि दोनों में क्या संबंध है एग्जैक्टली हम लोग नहीं बता सकते हैं, इसलिए यह भी क्या होगा, गलत होगा। दो चीज़ें अगर बिल्कुल अलग अलग आए तो दोनों में क्या रिलेशन है एग्जैक्टली हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो बोला है कि कोई भी बटन सफ़ेद नहीं है, तो बटन अलग है, सफ़ेद अलग है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं दे रखा है। तो इस दोनों के विषय में हम लोग स्पष्ट रूप से ना तो पॉजिटिव कह सकते हैं ना ही नेगेटिव कह सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 और 3, यानी विकल्प ए हो जाएगा। 1 और 3 अनुसरण करता है, यानी कि विकल्प ए जो है ना वह आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, यह कोडिंग डिकोडिंग से है। यहाँ पे देखिए बास्केट का कोड यहाँ पे लिखा है, तो हमें बताना है उसी तरह से एक्टिव का कोड क्या होगा। जिस तरीके से बास्केट का कोडिंग किया है, तो कैसे कोडिंग किया है देख लीजिए। दो लेटर को उल्टा किया है, BA यहाँ पे क्या किया, AB कर दिया उल्टा, SK देख लीजिए KS किया,
फिर ई टी टी ई, यानी प्रत्येक दो लेटर को अपोजिट कर देता है ना, उल्टा कर दिया है, मतलब ऑर्डर में उल्टा कर दिया है, इससे इसका कोड बनाया है। तो उसी तरह से एक्टिव का कोड बनाना है, तो ए सी तो दो लेटर को उल्टा करिए सी ए, टी आई तो आई टी, और भी ई तो ई भी, है ना, भी ई है ना, तो ई और क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो सी ए आई टी ई भी, सी ए आई टी ई भी, विकल्प ए जो है वह आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह क्वेश्चन आपका कैलेंडर टॉपिक से है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। वर्ष 2018 में भी इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट किया है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्या है। 17 जनवरी 2004, देखिए क्वेश्चन में क्या है, 17 जनवरी 2004, कैलेंडर टॉपिक भी बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ा चुके हैं। 17 जनवरी 2004 का दिन हमें पता है, कौन सा दिन है, शनिवार है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि सैटरडे है। तो हमें बताना है कि 10 अप्रैल 2013, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, 10 अप्रैल 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि यहाँ देखिए ईयर के केस में भी डिफरेंस है और डेट और मंथ भी अलग अलग है। ईयर भी डिफरेंट है और डेट और मंथ भी अलग अलग है। ऐसे क्वेश्चन में ना 3 तरीके से पूछा जाता है। पहला में डेट और मंथ तो सेम होगा, केवल ईयर में डिफरेंस होगा। दूसरा में आपका क्या होगा, ईयर सेम रहेगा, डेट और मंथ अलग अलग होगा। और तीसरा में डेट और मंथ भी डिफरेंट होगा और ईयर भी डिफरेंट होगा। तीनों ही केस को बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ तीसरा केस का मामला है, तीनों अलग अलग है, डेट ईयर भी अलग है और डेट और मंथ भी आपका अलग अलग है। अब कैसे सोल्व करते हैं ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ईयर के केस में आप चलिए कि ईयर के केस में कितने साल का डिफरेंस है। हम इस क्वेश्चन को ना विषम दिन के कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। ऑड डेज, ऑड डेज किसको बोलते हैं, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। जैसे 15 दिनों में कुल कितना विषम दिन होगा, तो 15 में 7 से भाग करिए, शेष क्या बचेगा, 1, तो 15 दिनों में 1 विषम दिन होगा। अगर हम आपसे कहें कि 25 दिनों में कितना विषम होगा, तो 25 में 7 से भाग करिए, 7 या 21, कितना शेष बचेगा, 4, यानी कि 4 विषम दिन होगा। कहने का मतलब कि 7 के शेषफल को हम लोग विषम दिन कहते हैं। और 7 का शेषफल कैलेंडर में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि प्रत्येक 7 दिन के बाद दिन वापस रिपीट करके वही आ जाता है। आज शनिवार है तो आज से 7 दिन बाद शनिवार, फिर 7 दिन बाद शनिवार, फिर 7 दिन बाद शनिवार होता है। तो इसी वजह से हम लोग कैलेंडर में 7 के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। अब गौर से यहाँ चलिएगा, ईयर के केस में देखिए कितने साल का अंतर, 4 से 13 कितना साल का अंतर है, 9 साल का अंतर, ठीक है। तो 9 साल का अंतर है, तो 9 वर्षों में कितना विषम दिन होगा, कैसे निकालेंगे। तो ईयर के केस में देखिए विषम दिन निकालने का बहुत सिंपल सा फंडा है। वर्ष के केस में यह दिन नहीं है, अगर 9 दिन होता तब तो 7 से सीधे भाग करके विषम दिन 2 निकाल लेते, लेकिन यह 9 साल है। तो ईयर का विषम दिन निकालने का एक छोटा सा ट्रिक है कि जितना भी ईयर है ना उसमें इस दरमियान आने वाले लीप ईयर को आप ऐड करिए। तो 4 से 13 के बीच में कुल कितने लीप ईयर आएंगे, तो 4 तो लीप ईयर है, उसके बाद 4 साल बाद 8, फिर 12, 16 तो बाहर हो जाएगा, यानी 4, 8 और 12 कुल मिला के इसके दरमियान 3 लीप वर्ष आएंगे। सिर्फ आपको इतना काम करना है, ईयर प्लस लीप ईयर करना है। इससे वर्ष जो है, ईयर जो है वह आपका विषम दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ईयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विषम दिन में। तो 9 और 3 12, और 12 का मतलब कैलेंडर में क्या होगा, तो जब भी वैल्यू 7 से बड़ा आए तो उसमें 7 से भाग करिएगा। तो 7 से भाग करिए, शेष क्या बचा, 5। 12 का मतलब हो जाएगा आपका 5, ठीक है। चलिए फिर से समझिएगा क्या किए हैं। 2004 से 2013 में कितने साल का डिफरेंस है, 9 साल का। तो यह 9 साल का डिफरेंस है, 9 दिन का नहीं। साल के डिफरेंस को दिन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, विषम दिन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है कि ईयर प्लस लीप ईयर। तो 4 से 13 के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे, तो एक तो 2004 लीप ईयर हो गया, जो भी वर्ष 4 से कटता है वही लीप ईयर होता है ना। अब 4 साल बाद तो 8, फिर 12, फिर 16 तो इसके रेंज से बाहर हो जाएगा, यानी 1, 2, 3, 13 तक ही लेना है ना। तो 1, 2, 3 लीप ईयर, 3 ऐड किए। वास्तव में यह क्या करते हैं ना कि प्रत्येक एक साल में 365 दिन होता है, और 365 में 7 से भाग करिएगा तो एक दिन बचेगा। तो वही एक साल में एक विषम दिन होगा, लेकिन जहाँ जहाँ लीप ईयर होगा वहाँ पे 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो पहले 9 साल में 9 विषम दिन और यह 3 दिन एक्स्ट्रा, वही ऐड हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ईयर के केस में कितना विषम दिन आ गया, 5। अब डेट और मंथ के केस में चलिए, ध्यान दीजिए, डेट और मंथ के केस में चलिए। आप देखिए कि जनवरी और अप्रैल में से पहले कौन आता है, तो पहले जनवरी आता है और बाद में अप्रैल आता है।
पहले जनवरी आता है और बाद में कौन आता है, अप्रैल आता है। आपका काम यह है कि पहले महीने के बचे हुए दिन को लिखिए। तो जनवरी में कितना दिन बचा हुआ है, तो जनवरी 31 दिनों का होता है, 17 दिन हो चुका है, जनवरी में आपका 14 दिन बचा हुआ है। और आखिरी महीने के दिए गए तारीख को लिखिए। तो आखिरी महीना अप्रैल है, अप्रैल में जो तारीख दिया गया है उसको लिखिए। पहले महीने में बचे हुए दिन को लिखिए और आखिरी महीने के दिए गए तारीख को लिखिए। और इसके अलावा जो बीच का महीना बचा, बीच का महीना कौन कौन है, फरवरी मार्च, इसके विषम दिन को लिखिए। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। तो फरवरी 28 दिनों का, तो 28 में 0 विषम दिन होगा। मार्च 31 दिनों का, 31 में 7 से भाग करिए, 7 चौके 28, 3 विषम दिन होगा। हालांकि देखिए ध्यान से समझिएगा, हम बात कर रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब यह फरवरी किसी पर्टिकुलर ईयर की हम बात नहीं कर रहे हैं, सीधे लेके चल रहे हैं, इसलिए फरवरी यहाँ पे हमेशा 28 दिन ही लीजिएगा। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट इधर हो चुका है, तो इधर आप एक एक्स्ट्रा दिन मत ले लीजिएगा। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में यहाँ जो फरवरी आपको लेना है वो 28 दिन का ही लेना है, यानी 0 विषम दिन ही लेना है, ठीक है, क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा है उसको हम लोग इधर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो देखिए पहले महीने के बचे हुए दिन, आखिरी महीने के दिए गए तारीख को लिखिए। अब इन सभी वैल्यूज़ को आप जोड़ लीजिए आपस में, सब वैल्यू को आपस में जोड़िए, कितना हो जाएगा, 10, 3, 13, 13 और 14, 13 और 14 आपका हो जाएगा 27। 27 का मतलब बोलिए कैलेंडर में क्या होगा, तो 7 से भाग करिए, 7 तिया 21, 6 हो जाएगा, ये तो होगा ना। 14, 3, 17, 10, 27, 27 का मतलब कैलेंडर में क्या होगा, 6 होगा। अब इसका क्या यूज करना है, ध्यान से समझिएगा। आप देखिए यहाँ पे कि डेट और मंथ के केस में आगे जा रहे हैं कि पीछे, तो डेट और मंथ के केस में आगे जा रहे हैं। जनवरी का पता है, अप्रैल का निकालना है, तो डेट और मंथ का जो आपका विषम दिन आया वह प्लस होगा। चिन्ह का भी ध्यान रखिएगा। डेट और मंथ के केस में हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आगे। जनवरी का पता है, अप्रैल का निकालना है, तो जनवरी से अप्रैल में जाना है, तो आगे जाना है, तो इसका जो विषम दिन होगा वह प्लस होगा। अच्छा, ईयर के केस में आगे जा रहे हैं कि पीछे, ईयर के केस में भी हम लोग आगे जा रहे हैं, तो ईयर का भी जो आपका विषम दिन होगा वह भी प्लस होगा। 6, 5, 11 वैल्यू आया, फिर वैल्यू 7 से बड़ा आ गया, फिर 7 से भाग करिए, इसमें शेष क्या बचेगा, 4 बचेगा। यही फाइनल हमारा विषम दिन आया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे +4, क्योंकि प्लस के फॉर्म में वैल्यू आया है। शनिवार +4 क्या होगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी आंसर आपका बुधवार यानी कि वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का, वेडनेसडे हो जाएगा। देखिए +6, +5, +11, +11 में 7 से भाग करेंगे, +4। यह आपका माइनस में भी आ सकता है, ठीक है, यह आपका क्या हो सकता है, माइनस के केस में भी आ सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि डेट और मंथ के केस में हम लोग पीछे जा रहे हैं, तो एक माइनस होता, एक प्लस होता। -6 +5 करेंगे -1, तो सैटरडे -1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि उपरोक्त श्रृंखला का उपयोग करते हुए यह ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्या समूह से संबंधित नहीं है। इसमें जो भी संख्या है, यहाँ पे जो चारों संख्या दिया गया है उसमें से कौन समूह से संबंधित नहीं है। अच्छा, संख्या को आप गौर से देखिए। पहला संख्या देखिए 4, उसके बाद 2, उसके बाद 6, तलाशिए तो 4, 2 और 6 में एक एक्यूरेट रिलेशन यहाँ पे देखिए। यहाँ पे देखिए 4, उसके बाद 2 गैप है, 2, उसके बाद 2 गैप है, फिर 6। देख लीजिए यहाँ पे एक विशेष गैप आपको 4, 2, 6 में दिखेगा, +2 का गैप है ना। 4 है, उसके बाद बीच में 2 संख्या है, फिर 2, फिर बीच में 2 संख्या, फिर 6। यही चीज़ आप 5, 4, 2 के साथ देखिए, तो 5, 4, 2, 5, 4, 2 के साथ यहाँ देखिए 5, इसके बाद देख लीजिए 4, 2 गैप, फिर 2, 2 गैप, 5, इसके बाद 2 संख्या, फिर 2 संख्या, 5, 4, 2। आगे चलिए 6, 8, 8 को देखिए, 6, 8, 8, 6 यहाँ से बीच में 2 संख्या, फिर बीच में 2 संख्या, 6, 8, 8, यह भी समूह का हो गया। 2, 6, 8 में चलिए, 2, 6, 8, 2 कहाँ पे है, पहली बार यहाँ पे है, 2, 6, 8, देख लीजिए 2, 6, 8, इस 8 को ले या फिर इस 8 को ले। अगर हम इस 8 को लेते हैं तो बीच में एक गैप होता, एक संख्या होता है, और अगर इस 8 को लेते हैं तो बीच में 3 संख्या होता है, जबकि बाकी सभी के बीच में 2 ही संख्या है। तो हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प डी हो जाएगा। बोला है कौन सा संख्या समूह से संबंधित नहीं है। 2, 6, 8 जो है वह इस समूह से संबंधित नहीं है, क्योंकि बाकी के सभी संख्याओं को अगर लीजिएगा इस श्रृंखला के हिसाब से, 4, 2, 6 को लीजिएगा तो 4 के बाद 2 संख्या, फिर 2, फिर इसके बाद 2 संख्या, फिर 6, 5 के बाद 2 संख्या, फिर 4, 4 के बाद 2 संख्या, फिर 2। देखिए ना, 5, 4, 2 जहाँ भी है 5, 5 के बाद 2 संख्या 4 है ना, 5, 4, 2। देखिए 5 के बाद 2 संख्या, फिर 4, फिर 2 संख्या, फिर 2 है ना। 6, 8, 8 कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से 6, उसके बाद देखिए
8 फिर 8, 6 के बाद 2 संख्या फिर 2 संख्या, इस तरीके से। लेकिन 2, 6, 8 में ऐसा नहीं है, तो इस समूह से भिन्न आपका कौन होगा? विकल्प डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला देखिए, a बराबर 2। अच्छा, a होता है 1 नंबर पर, इसको दोगुना कर दिया। o होता है 15 नंबर पर, इसको दोगुना किया। x 24 नंबर पर, इसको दोगुना किया। उसी तरह से s होता है 19 नंबर पे, a होता है 1 नंबर पे, और w होता है 23 नंबर पे। 19 और 1 20 और 23 कितना होगा आपका? 19 और 1 20 और हाँ जी 20 और 23 कितना हो जाएगा? 43। अब हमें क्या करना है? 43 का डबल कर देना है। 43 का डबल कितना हो जाएगा? 86। तो हमारा आंसर यही विकल्प डी हो जाएगा। गौर से देखिएगा, यही तो किया है ना। ए 1 नंबर पर होता है, दोगुना कर दिया। वो 15 नंबर पर दोगुना किया, x 24 नंबर पर दोगुना किया। उसी तरह से हम लोगों से इसका कोड पूछा है, तो सभी के प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे। s 19 नंबर पे, a 1 नंबर पे, w 23 नंबर पे। 19, 1, 20 और 23 43, जो वैल्यू आया उसको हम दोगुना करेंगे। या फिर शुरू में ही सभी संख्या को, जैसे 19 है, s 19 पे तो 19 दूना 38 लेंगे, a 1 पे तो 2 लेंगे, w 23 पे तो 46 लेंगे। वैसे भी हम लोग ऐड करेंगे तो भी वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? 86। आगे चलिए, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकृति प्रश्न आकृति के निकटतम समानता को दर्शाती है? प्रश्न आकृति के निकटतम समानता बिल्कुल इसके करीब होगा, उस ऑप्शन को आप ढूंढिए। तो बिल्कुल इसके करीब है ऐसा ऑप्शन देख लीजिए क्या है। ऐसा ऑप्शन हमें लग रहा है कि यही है, यही आकृति ए जो है बिल्कुल इसके समीप दिख रहा है। ऐसा चिन्ह भी है, इसके अलावा देखिए इस तरीके का लाइन भी, ऐसे भी पूरा। इसमें अगर हम चलते हैं, अगर हम इसमें चलते हैं तो देख लीजिए यह इसके जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा वाला एक लाइन नहीं दे रखा है। ठीक है, यह भी इस तरह का नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा वाला लाइन नहीं दे रखा है। इसमें एक इस तरीके का लाइन नहीं दे रखा है, यानी कि आकृति ए जो है ना वह बिल्कुल इसके समान है। तो हमारा आंसर विकल्प ए हो जाएगा। इसको आप देखिएगा, आकृति ए को कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? ए आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये जिस ऑप्शन में होगा उसी को चुनेंगे। आकृति ए इस बार विकल्प ए में है, तो हमारा आंसर विकल्प ए हो जाएगा। तो कई बार आप यहाँ पे भी मिस्टेक कर जाते हैं, तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, अगला देखिए, पेनी का घर पश्चिम मुखी है। पेनी का घर पश्चिम मुखी है। अच्छा, आपको पता है कि दिशा हम लोग किस तरीके से लेते हैं? हमेशा हम लोग ऊपर की ओर कौन सा दिशा लेते हैं? उत्तर लेते हैं, और नीचे की ओर दक्षिण। दाहिने हाथ के तरफ पूरब दिशा लेते हैं, और बाएं हाथ के तरफ पश्चिम दिशा लेते हैं। यह चीज़ तो क्लियर है। बोला है कि पेनी का घर पश्चिम मुखी है। चलो, यह पेनी का घर हो गया। ठीक है, यह पेनी का आपका क्या है? यह पेनी का घर है, और यह पश्चिम मुखी है, यानी इस घर का जो दरवाजा है वह किस तरफ है? पश्चिम मुखी है। इसका मुख पश्चिम में है। अच्छा, कोई भी व्यक्ति अगर इसके घर में प्रवेश करेगा तो ऐसे ही इसको आना पड़ेगा, इसी दिशा में आना पड़ेगा। अब देखिए क्या बोला है आगे। बोला है कि उसके घर में प्रवेश करने पर आप किचन में, अब इसके घर में प्रवेश करेंगे तो हम इसी तरफ से आएंगे, क्योंकि इसका घर इस दिशा में, पश्चिम दिशा में, मतलब इस तरफ है इसका। अब इसके घर में प्रवेश करना है तो इसके अपोजिट साइड से आना पड़ेगा। अब आगे बोला है कि उसके घर में प्रवेश करने पर आप किचन को दाहिनी तरफ पाएंगे। अब घर में प्रवेश कर गए, और किचन किस तरफ है? किचन इसके दाहिनी तरफ है। तो दाहिनी तरफ यानी क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। किचन किस तरफ है? प्रवेश किए, प्रवेश करने के दाहिनी तरफ, प्रवेश किए और प्रवेश करने के दाहिनी तरफ। दाहिनी तरफ यानी कि क्लॉकवाइज, बाएं तरफ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अब बोला है कि प्रवेश द्वार के संदर्भ में किचन किस दिशा में है? प्रवेश द्वार के संदर्भ में किचन किस दिशा में है? नीचे, नीचे यानी कि दक्षिण दिशा में। तो आंसर विकल्प सी हो जाएगा। प्रवेश द्वार से किचन किस दिशा में? प्रवेश द्वार से किचन नीचे है। नीचे का मतलब कौन सा दिशा? दक्षिण। दाहिने हाथ की तरफ होता पूरब, बाएं हाथ की तरफ होता पश्चिम, ऊपर होता तो उत्तर। मान लीजिए किचन आपका यहाँ पे होता तो उत्तर में हो जाता। किचन आपका दाहिनी ओर है, प्रवेश किया इसके दाहिनी ओर, यानी किचन यहाँ पे होगा नीचे में, है ना, नीचे यानी दक्षिण की ओर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। कीर्थाना ने अपने चाचा के पिता के एकमात्र बेटी के बेटे के रूप में एक व्यक्ति का परिचय कराया। अब समझिएगा इसको। बोला है कीर्थाना क्या बोला है? बोला कि अपने चाचा के पिता, चाचा के पिता यानी दादा की एकमात्र बेटी यानी कि बुआ। ठीक है, दादा की एकमात्र बेटी यानी क्या होगा? बुआ। और बुआ के बेटा, है ना, बुआ के बेटा यानी कि बुआ का बेटा यानी फुफेरा भाई है वह लड़का। तो एक व्यक्ति का परिचय दिया। व्यक्ति
व्यक्ति जो है वह कीर्ताना का क्या होगा, व्यक्ति जो है वह कीर्ताना का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। बुआ का लड़का है यानी कि फुफेरा भाई होगा। तो चचेरा ममेरा फुफेरा भाई के लिए हम लोग कजन का प्रयोग करते हैं। हालांकि ऑप्शन इस तरह से नहीं दिया है, सीधे भाई है, चाची, मामी, मौसी, फूफी, भनोई, दामाद, साला, बेटा, इस तरह से दिया है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसी में से चुनना है, भाई होगा। अब किस तरीके का भाई होगा, यह ऑप्शन अगर देता तो उस हिसाब से हम लोग चुनते, लेकिन सीधे भाई बोला है तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला है, अपने चाचा के पिता यानी दादा की एकमात्र बेटी यानी कि बुआ, बुआ का बेटा है। अब बुआ का बेटा है तो वह इसका फुफेरा भाई हो जाएगा। अब फुफेरा भाई हो जाएगा, यह व्यक्ति कीर्ताना का बोला है कि व्यक्ति कीर्ताना का कौन है, फुफेरा भाई है। ऑप्शन में केवल भाई है तो हम काम चलाएंगे। आगे चलिए, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सही ढंग से प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु। देखो परमाणु के अंदर ना आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है। ठीक है, परमाणु के अंदर दोनों होता है, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो सी से परमाणु यानी कि यह पूरा परमाणु हो गया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, आंसर विकल्प बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, बोला है निम्नलिखित जानकारियों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। एक विशेष शहर में 5000 व्यक्ति निवास करते हैं, इनमें से 1200 व्यक्ति कोई अखबार नहीं पढ़ते। अच्छा देखो, 5000 व्यक्ति में से 1200 व्यक्ति तो कोई अखबार नहीं पढ़ता, तो इन 1200 व्यक्ति को तो आप हटा ही दो। शेष कितना व्यक्ति बचा, 3800 व्यक्ति बचा, यही अखबार पढ़ने वाला है। 1200 व्यक्ति तो अखबार नहीं पढ़ता है। कुल 5000 व्यक्ति है किसी शहर में, जिसमें से 1200 व्यक्ति को हटा दीजिए, बचा कितना, 3800। यह 3800 अखबार पढ़ने वाला। आगे देखिए, अब बोला है उनमें से 2700 व्यक्ति इंडियन एक्सप्रेस और 1800 व्यक्ति द हिंदू। देखो अब 2700 व्यक्ति पढ़ता है इंडियन एक्सप्रेस और 1800 व्यक्ति पढ़ता है द हिंदू। इस दोनों को जोड़िए तो जरा सा कितना होता है, 0 0 7 8 15 5 हासिल 1 2 1 3 और 1 4, 4500। अखबार पढ़ने वाला व्यक्ति का संख्या कितना है, मात्र 3800 है, लेकिन जब अलग अलग जोड़े तो कितना आ गया, 4500 आ गया। कितना ज़्यादा आया है, 700 ज़्यादा आया है। इसका मतलब 700 ऐसा व्यक्ति होगा जो दोनों पढ़ता होगा। 700 ऐसा व्यक्ति होगा जो द हिंदू भी पढ़ता होगा और इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ता होगा। बोला कितने व्यक्ति केवल द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। देखिए अगर हम वेन डायग्राम मेथड से इसको बनाना चाहे तो कुछ ऐसे बनाएंगे। ठीक है, यह वेन डायग्राम आपका हो गया, यह वेन डायग्राम आपका किसका हो गया, इंडियन एक्सप्रेस का, इंडियन एक्सप्रेस का। ओके चलिए, और एक दूसरा वेन डायग्राम हम यहाँ पे बना दिए, यह किसका हो गया, द हिंदू का। ठीक है, एक द हिंदू का हो गया और एक इंडियन एक्सप्रेस का हो गया। सबसे पहले कॉमन डाटा, दोनों पढ़ने वाला का संख्या कितना है, 700। तो दोनों पढ़ने वाला का संख्या जो है उसको बीच में डालिए। दोनों पढ़ने वाला का संख्या कैसे निकाले, देखिए 1200, 5000 में से तो 1200 कोई अखबार नहीं पढ़ता है, मतलब अखबार पढ़ने वाला का संख्या कितना हो गया, 3800। अब आगे 2700 व्यक्ति जो है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है और 1800 द हिंदू, तो 2700 और 1800 मिला के 4500 हो गया। पढ़ने वाला व्यक्ति केवल 3800 है, अखबार पढ़ने वाला व्यक्ति 3800 है, जबकि अलग अलग जोड़े तो 4500 आया। इसका मतलब 700 ऐसा व्यक्ति होगा जो दोनों पढ़ता होगा। अगर हम बोलेंगे कि किसी सभा में मात्र 10 लोग हैं, लेकिन जब हमने चाय के लिए पूछा तो 8 लोगों ने चाय का ऑर्डर दिया और कॉफ़ी के लिए पूछा तो 5 लोगों ने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया, तो व्यक्ति 10 ही है और ऑर्डर 13 आ गया। इसका मतलब कि 3 ऐसा व्यक्ति होगा जो चाय और कॉफ़ी दोनों पिएगा। तो सेम चीज़ है ना, दोनों अखबार पढ़ने वाले का संख्या कुल मिला के 4500 है, जबकि अखबार पढ़ने वाला कुल व्यक्ति 3800 है। अलग अलग जोड़ने पर 4500, जबकि अखबार पढ़ने वाला व्यक्ति 3800 है। 700 एक्स्ट्रा आया, यानी 700 ऐसा व्यक्ति होगा जो दोनों पढ़ता होगा। अब इंडियन एक्सप्रेस में चलिए बारी बारी से। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाला 2700, तो इस ग्राफ के अंदर 2700 होना चाहिए, तो 2000 पहले 700 पहले से है तो 2000 और देख लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाला कितना हो गया, 2700। उसी तरह से बोला है कि 1800 द हिंदू पढ़ने वाला 1800, इस ग्राफ में 1800 तो 700 है पहले से, और कितना 1100, 1800 हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम आपसे पूछिए इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाला का संख्या 2700, केवल इंडियन एक्सप्रेस 2000, द हिंदू पढ़ने वाला 1800, केवल द हिंदू 1100। क्लियर। अब बोला है कि कितने व्यक्ति द इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ते हैं, कितने व्यक्ति केवल द इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ते हैं, केवल, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2000। अगर पूछता कितने व्यक्ति केवल द हिंदू पढ़ते हैं तो आंसर क्या होता है हमारा, 1100। देखिएगा केवल द इंडियन एक्सप्रेस, तो केवल द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाला 2000, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाला 2700 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, तर्क है कि अधिक उपज के लिए
रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ साफ साफ क्या लिखा है तर्क में कि अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों के बजाय हमें जैविक उर्वरक का उपयोग किया जाना चाहिए। अब इसके आधार पर क्या पूर्व धारणा बनता है, क्या एजप्शन बनता है, यह हमें सोचना है। रासायनिक उर्वरक मनुष्य और भूमि दोनों के लिए हानिकारक है, ऐसा कुछ आपका स्पष्ट यहाँ पे नहीं किया गया है। आपको खुद से कुछ भी एज्यूम नहीं करना है। मनुष्य और भूमि के लिए हानिकारक है कि नहीं है, इस संदर्भ में कहीं कुछ नहीं बोला गया है, तो इसके आधार पर यह एजप्शन हमारा नहीं बनता है। यह जो सेंटेंस है इसमें अंतर्निहित नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। दूसरा, रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैविक उर्वरक अधिक उपज प्रदान करते हैं। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यही चीज तो बोला गया है, रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक उर्वरक का उपयोग किया जाना चाहिए। क्यों? अधिक उपज के लिए। तो रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैविक उर्वरक अधिक उपज प्रदान करते हैं, यानी केवल अवधारणा पूर्व धारणा 2 जो है वह अनुसरण करता है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? विकल्प बी होगा। हमें क्या करना होता है कि बहुत ही सावधानी से इसको पढ़ना होता है, कथन को पढ़ना होता है, और उसके आधार पे हमें सोचना होता है कि कौन सा एजप्शन जो है वह इससे आपका मैच करता है, इसके आधार पे बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है किसी कूट भाषा में किन को लिखा गया है PVVM, तो पिल का कोड क्या होगा? अब गौर से देखिए क्या किया है, के से बनाया है P, तो के का अपोजिट होता है P, ई का अपोजिट होता है V, पुनः ई का अपोजिट V, एन का अपोजिट M। अपोजिट लेटर से कोड कर दिया, तो P का अपोजिट क्या होगा? K होगा। ई का अपोजिट होता है V, ई का अपोजिट V, ए का अपोजिट क्या होगा? Z, और L का अपोजिट क्या होता है? L का अपोजिट आपका O होता है। तो KVZO आंसर होगा हमारा, यानी आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? विकल्प भी होगा। अपोजिट लेटर से आपका कोडिंग किया है। ठीक है, जैसे A के अपोजिट में Z होता है, अगर हम आपसे पूछे कि M के अपोजिट में क्या होता है? N होता है। P के अपोजिट में क्या होता है? K होता है। तो इसी तरह से अपोजिट लेटर से यहाँ पे कोडिंग किया गया है। यहाँ पे इसका कोडिंग अपोजिट लेटर से, तो आगे जो दिया गया है उसका भी कोडिंग हम लोग अपोजिट लेटर से कर दिए हैं। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।